नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान। अब हम पाठ 11 की शुरुआत करेंगे। बल और तथा दाब। चलिए, कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती है। क्या आप बता सकते हैं कि यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूरी वस्तु अधिक तेजी से गतिशील। तो हमने क्या देखा था कक्षा 7 में कि आवर्त गति, तो किस तरीके से आवर्ती गति होती है, वर्तुला गति होती है, सरल रेखीय गति होती है। ये सारी चीज़ें हमने कक्षा 7 में सीखी थी। अब इसके आगे की निश्चित गति किस तरीके से की जा सकती है। एक निश्चित गति तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसे कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी धीमी हो जाए और अपनी दिशा यह भी है कि संभव है कि गेंद धीमी हो जाए और अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेजी कैसे हो सकती, अपनी गति दिशा कैसे बदल सकती है। तो अपनी हवा के अनुसार, जैसे कि जहाँ पे हवा का वेग ज़्यादा होता है तो हमें क्या बताया गया है कि देखिए जहाँ पे हवा का वेग होगा, अब आपने कोई थैली नीचे फेंकी है ऊपर से नीचे, तो जहाँ पे वेग होगा दाब ज़्यादा होगा तो उधर ही वो क्या होगी, उसी साइड में उसकी गति चलने लग जाएगी। आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभव का स्मरण करें। किसी फुटबॉल की गतिशील करने के लिए क्या करते हैं। किसी गतिशील गेंद को अधिक तेजी से चलने के लिए आप क्या करते हैं। एक गोल रक्षक गेंद को किसी प्रकार से रोकता है। हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज तो किस तरीके से, देखिए वह अपनी गति की दिशा आसानी से बदल देता है। हिट की गई गेंद को रोक सकते हैं। इन सभी स्थितियों में गेंद की स्थिति का तेज या धीमा कर सकते हैं अथवा किसी गति की दिशा बदल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, गेंद को तेज या तो धीमी कर सकते हैं। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते, फेंकते या ठोकर मारते हैं तो प्रहार करते हैं तो बल लगाया जाता है। बल क्या है, किसी वस्तु पर लगाया जाता है, उन पर यह क्या प्रभाव डालता है। इस अध्ययन में हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। 11.1 बल, आकर्षण या अभिकर्षण, उठना, खेलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाओं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए है की जाती है। इनमें से प्रायः वस्तु की गति को किस प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। मतलब देखिए, तो हम क्या करते हैं, किसी को उठाते हैं, किसी को हम बंद करते हैं, ठोकर मारते हैं, खींचते हैं, तो इन सब में क्या लगाया जाता है, हम बल लगाते हैं ना। तो बल लगाते हैं तो इनमें से प्रत्येक कार्य वस्तु की गति किस प्रकार के परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। तो किस प्रकार से हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, किस तरीके से हम बदलाव कर सकते हैं। क्या इन सभी शब्दों की जगह एक या एक से अधिक शब्दों का प्रयोग कर सके, आइए ज्ञात कीजिए। चलिए हम जानते हैं। देखिए 11.1 क्रियाकलाप सारिणी 11.1 में वस्तु की गति की सुपरिचित स्थितियों में कुछ उदाहरण दिए गए। इनमें से ऐसे कुछ उदाहरण ही है जो अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं। इन उदाहरणों में से कुछ को बदला जा सकता है। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना, खींचना पहचानिए, सारणी में लिखिए। देखिए, मेज पर रखी पुस्तक को धक्का देना, खींचना। आकर्षण अभिकर्षण, दरवाजे को खोलना या बंद करना। तो खोलना तो हम धक्का दे रहे हैं और बंद कर रहे हैं तो खींचना। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, तो कुएं से हम पानी की बाल्टी को खींच रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। फुटबॉल के खिलाड़ी की पेनल्टी किक करना, तो फुटबॉल के खिलाड़ी को किस तरीके से वो किक करता है, तो दूर से क्या कर रहा है, उसे धक्का दे रहा है। एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, तो धक्का दे रहा है।
लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, तो हमें बैलगाड़ी को चलाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है। किसी मेज की दरार को खोलना, तो हम खोल रहे हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो आकर्षित और अपाकर्षण के बारे में हमें बताया गया है। क्या आपने ध्यान दिया, इनमें से प्रत्येक में अभिकर्षण खींचना और प्रत्येक में धक्का देना लगाया गया है, अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, आकर्षित करना यानी खींचना, अभिकर्षित करना होता है, अपनी ओर खिंचाव करना होता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के को अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु को दी गई गति, तो विज्ञान में क्या कहा गया, तो धक्का लगाना, तो जिसे हम क्या कहेंगे, अभिकर्षण कह रहे हैं। और किसी वस्तु पर मतलब खिंचाव, मतलब हम उसे अपनी ओर खींच रहे हैं, तो अपकर्षण कहा जा सकता है। चलिए, बल लगाने के कारण होती है, वस्तु पर बल कब लगता, आइए अब हम देखते हैं। देखिए 11.2 बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थित कार के पीछे खड़ा है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण गति में आएगी। मान लीजिए आदमी कार को धक्का देने लगना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है, कार पे लगाए गए बल की दिशा गति करना प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिए, देखिए अब ये पीछे खड़ा है, कार के पीछे खड़ा है, अब उसके बाद में उस पर बल लगा रहा है ना, तो धक्का लगाना, कि कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। चलिए, कौन किसे धकेलेगा, जो बल लगाएगा वो उसे धकेलेगा। 11.3 तीन स्थितियों में दर्शाता है, जिससे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हो कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है, कौन धक्का दे रहा है। दोनों लड़कियां एक दूसरे को खींच रही है, कौन किसे खींच रहा है, धक्का देती हुई प्रतीत होती है। जब चित्र 11.3 बी में लड़कियां का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयास कर रही है, जो 11.3 सी गाय, तो ये आदमी क्या कर रहा है, उसे खींचने का काम कर रहा है। आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। वहीं पर यह दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही है। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? नहीं, क्योंकि आदमी में कितना बल है और गाय में कितना बल है। इन्हीं उदाहरणों में निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम दो व्यक्ति अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक हो जाती है। दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया के कारण बीच में बल लगता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं 11.3 बलों की खोजबीन। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक जानने का प्रयास करें। चलिए क्रियाकलाप 11.2 कोई भारी वस्तु जैसे मेज, संदूक लीजिए, आप जोर से धकेलने पर गति में ला सकते हैं। इसे अकेले धकेलने का प्रयास कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं। अब आपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे, क्या आप इसको खिसकाना आसान होता है। क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्या हुआ। अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह इसे विपरीत दिशा में धकेले। क्या वस्तु गतिमान होती है। यह गति में आती है। इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन अधिक बल लगा रहा है। देखिए, दो मित्र भारी एक वस्तु को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, दोनों दे रहे हैं तो दोनों एक तरफ बल लगा रहे हैं, और दोनों इस साइड से लगा रहे हैं, तो दोनों के बीच में है, तो जिसमें ज्यादा बल होगा वो क्या करेगा, उसको धक्का देगा। क्या चलिए अब आगे, क्या आपने कभी रस्सी कसी का खेल देखा है। खेल में दो टोलियां एक रस्से को विपरीत दिशा में खींचती, दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयास करते हैं, और कभी
रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। क्या यह चित्र 11.3b में दर्शाई गई स्थिति के समान नहीं है, जो टोली में अधिक जोर से खींचती है अर्थात कि अधिक बल लगाती है अतः विजय होती है। यह उदाहरण बल के लिए सूचता है। किसी वस्तु को एक ही दिशा में लगाए गए बल को जोड़ना। स्मरण क्रियाकलाप 11.2 में जब आप अपने मित्र की भारी संदूक की एक दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था? आसानी से धकेल दिया था। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में करते हैं तो कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर बराबर होते हैं। क्रियाकलाप 11.2 में जब दोनों भारी संदूक विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा? स्मरण कीजिए कि रस्साकशी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्सी को बराबर बल लगाकर खींचती है तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। उसी तरीके से जब दोनों तरफ से उन्होंने बल लगाया, दोनों मित्रों ने मिलकर, तो एक तरफ खिसका दिया था, बट अब दोनों ही अलग अलग जगह खड़े हैं और टेबल को खिसका रहे तो उसको खिसकाना असंभव हो जाता है। इसी प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे बल से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिणाम से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उसकी दिशा उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें बल का कार्य है। यह भी याद रखें, यदि लगाए गए बल की दिशा परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं।